हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। तो आज की वीडियो का टॉपिक है मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स। मेमोरी को मैनेज करना तो हम सबने सीख लिया कि किस तरीके से हम मेमोरी को मैनेज करते हैं। उसके लिए एक मेमोरी मैनेजर होता है हमारे सिस्टम में, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, किस तरीके से हम एक लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में मैपिंग करवाते हैं, वो सब हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था। आज की वीडियो में हम मेमोरी की एलोकेशन किस तरीके से होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। फर्स्ट पार्ट को हम कॉन्टिग्यूअस स्टोरेज बोलते हैं और जो सेकंड पार्ट होता है वो नॉन कॉन्टिग्यूअस स्टोरेज होती है। कॉन्टिग्यूअस स्टोरेज से ही हमारा क्या मतलब है, नाम से ही आपको क्लियर है कि इसके अंदर जितना भी डेटा या फिर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी प्रोग्राम से रिलेटेड, वो एक कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एरिया में ही स्टोर्ड होती है, यानी कि सिंगल कॉन्टिग्यूअस एरिया होता है, उसमें सारा डाटा स्टोर होता है। और नॉन कॉन्टिग्यूअस स्टोरेज में क्या होगा कि जितना भी हमारा प्रोग्राम से रिलेटेड डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस होंगी, वो अलग अलग वेरिएबल वेरियस पोजीशंस पर स्टोर्स होंगी। ठीक है, तो नॉन कॉन्टिग्यूअस स्टोरेज होती है, एक सिंगल एरिया नहीं एलोकेट होता इस सिस्टम में। तो देखिए, जो कॉन्टिग्यूअस स्टोरेज होती है वो फर्दर टू टाइप्स की होती है, सिंगल पार्टीशन और मल्टीपल पार्टीशन। और जो मल्टीपल पार्टीशन होता है उसके फर्दर टू टाइप्स होते हैं। किस तरीके से एक फिक्स्ड साइज आप पार्टीशन करवाते हैं और किस तरीके से वेरिएबल साइज पार्टीशन करवाया जाता है। सेम एज इट इज़ हमारी नॉन कॉन्टिग्यूअस स्टोरेज भी टू टाइप्स की होती है, पेजिंग और सेगमेंटेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इसकी फर्स्ट पार्ट को यानी कि कॉन्टिग्यूअस स्टोरेज फॉर मेमोरी एलोकेशन के बारे में हम कवर करेंगे कि इसके अंदर जो दो टाइप्स हैं उसमें क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कॉन्टिग्यूअस स्टोरेज एलोकेशन होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कॉन्टिग्यूअस स्टोरेज एलोकेशन है उसके अंदर हमारे प्रोग्राम का जो डेटा है, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सारी एक सिंगल कॉन्टिग्यूअस एरिया में ही स्टोर्ड होती हैं। ठीक है, तो इसको फर्दर टू पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, सिंगल पार्टीशन और मल्टीपल पार्टीशन। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि सिंगल पार्टीशन के अंदर क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंगल पार्टीशन जो होती है वो हमारी सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक होती है। सबसे पहले तो आप सिंगल पार्टीशन नाम से ही जान सकते हैं कि एक तो ये सबसे सिंपल टेक्निक है हमारी। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखिए जैसा आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है, इसमें हम मेमोरी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है और दूसरे पार्ट में हमारे यूज़र प्रोसेसेस पड़े होते हैं। अब ये जो यूज़र प्रोसेसेस होते हैं ना, सिंगल है, यानी कि एक एक करके ये प्रोसेसेस क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। मतलब एक टाइम पे एक ही प्रोसेस जो होगा वो लोड होगा और एग्जीक्यूट होगा। अब ये किस तरीके से, कौन सा प्रोसेस लोड होगा, कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये सब किस पे डिपेंड करता है कि यूज़र ने किस तरीके की कमांड हमें दी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो सिंगल पार्टीशन एलोकेशन सिस्टम है वो काम करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जैसे हमने ये एक मॉडल बताया आपको कि मेन मेमोरी को टू पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, इसके अंदर सिर्फ एक प्रोसेस एक टाइम पे काम करता है, तो इसके फिर वेरियस थ्री मॉडल्स होते हैं जिन पे ये बेस्ड होता है। यानी कि आपको हर सिस्टम में अलग अलग तीन टाइप के मॉडल्स दिखेंगे। ये जो सबसे पहला मॉडल है फ्रेंड्स हमारा, इसके अंदर क्या किया, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जितना भी काम हो रहा है ये मेन मेमोरी के अंदर हो रहा है। यानी कि ये जो हमारा पार्टीशन बना है ये हमारा मेन मेमोरी के अंदर बना है पार्टीशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो मेन मेमोरी के अंदर हमारा पार्टीशन बना है, इस पार्टीशन के अंदर हमने टू पार्ट्स में अपनी मेन मेमोरी को डिवाइड किया है। एक पार्ट में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और दूसरे पार्ट में हमारे यूज़र प्रोसेसेस होंगे। अब देखिए, ये जो मॉडल है ये फर्दर तीन टाइप्स का होता है, यानी कि आप तीन वेराइटीज़ भी बोल सकते हैं इसकी। जो सबसे पहली हम मॉडल के बारे में पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमने ये देखा कि हमारे जो यूज़र प्रोसेसेस हैं वो अलग जगह पे पड़े हैं और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रैम में पड़ा है। अब आप सब जानते हैं कि हमारी मेन मेमोरी जो होती है वो फर्दर टू टाइप्स की होती है, यानी कि जो हमने मेन मेमोरी के बारे में आज तक पढ़ा है अपनी, उसके बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये टू टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी रैम एंड जो सेकंड होती है वो होती है रोम। ठीक है फ्रेंड्स, जो रैम होती है वो होती है वोलाटाइल मेमोरी और जो रोम होती है वो हमारी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, ये आप सब जानते हैं। तो जो रैम है उसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है और जो दूसरा पार्ट होता है मेन मेमोरी का, उसके अंदर हमारे सारे यूज़र प्रोसेसेस पड़े होते हैं। ये तो थी हमारी एक वेरिएशन, फर्स्ट वेरिएशन। ये एक मॉडल दिया हुआ है आपको, इस तरीके से कैसे आप सिंगल पार्टीशन एलोकेशन में
ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ पे प्लेस करवा सकते हैं। तो ये वाला जो सिस्टम होता है फ्रेंड्स, ये हमारा मेन फ्रेम या फिर मिनी कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है ये मॉडल। सेम एज इट इज़ हमारा जो दूसरा मॉडल होता है उसके अंदर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो रोम के अंदर होता है, और जो दूसरा पार्ट होता है मेमोरी का उसके अंदर यूज़र प्रोसेसेस पड़े होते हैं। जो इस तरीके का मॉडल है वो हमारा लैपटॉप और एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज़ होता है। और जो थर्ड मॉडल हमने यहाँ पे दिखाया गया है इसमें देखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ पार्ट रोम में होगा और कुछ पार्ट जो है वो रैम के अंदर होगा। बाकी जो पार्ट बचा है उसके अंदर हमारे यूज़र प्रोसेसेस पड़े होंगे। अब देखिए रोम के अंदर हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे इस तरीके के मॉडल में जो रोम है उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के डिवाइस ड्राइवर्स पड़े होते हैं। देखिए डिवाइस ड्राइवर का आपको पता है क्या काम होता है, कि जितने भी इनपुट आउटपुट से रिलेटेड डिवाइसेस हैं उन सबको क्या करना, कंट्रोल करना। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट रोम में है, डिवाइस ड्राइवर रोम में होते हैं, बाकी सारा पार्ट रैम में पड़ा होता है। ठीक है, इस तरीके का जो मॉडल है वो हमारा पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज़ होता है जिसके अंदर MS DOS डली हुई होती है। तो आई होप आपको ये सिंगल पार्टीशन एलोकेशन का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब हम मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन जो होती है वो फर्दर 2 टाइप्स की होती है। अब नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, जैसे वो सिंगल पार्टीशन था तो उसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस था। अब ये मल्टीपल पार्टीशन है तो इसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं, राइट। तो ये फर्दर 2 टाइप्स की होती है, एक होती है फिक्स्ड साइज पार्टीशन और दूसरी होती है वेरिएबल साइज की पार्टीशन। तो पहले फिक्स्ड साइज पार्टीशन के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखिए फिक्स साइज पार्टीशन के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स। देखिए जो हमारा फिक्स साइज का पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन होता है, इसको हम सबसे पहले तो आपको एक और नाम दिया जाता है, इसको फिक्स साइज पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन को पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन स्टैटिक भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स इसको स्टैटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए आपने प्रोग्राम को शुरू करने से पहले ही आपको पता था। देखिए इस तरीके से इसका एक डायग्राम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें हमने क्या किया, हमारी मेमोरी थी, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरी तरफ क्या पड़े होते हैं, यूज़र प्रोसेसेस। ये तो आपको पता है, ये तो एक सिंपल सा मॉडल है जो यूज़ होता है, यानी कि एक साइड हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है, दूसरी साइड हमारे सारे प्रोसेसेस पड़े होते हैं। ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि हमारा मेन मेमोरी जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, लेकिन ये जितने भी प्रोसेसेस हैं ना, इन सबको एक फिक्स्ड एरिया प्रोवाइड किया जाता है और हर एरिया में एक एक प्रोसेस ही हमारा पड़ा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने 3 पार्टीशंस बना दिए अपनी मेमोरी के। देखिए पार्टीशन 1 का जो स्पेस है वो 200K का है, और जो हमारा प्रोसेस है वो कितने लेके बैठा है, 150K, राइट। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं डैश 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 वाला, ये हमारा अनयूज्ड एरिया यानी कि वेस्ट एरिया है। सेम उसी तरीके से देखिए हमारा जो पार्टीशन 2 है उसने टोटल स्पेस 300K का लिया हुआ है, और इसके अंदर जो प्रोसेस आ रहा है इस पार्टीशन में वो 200K तक का है। सेम बिल्कुल ऐसे ही जो हमारा पार्टीशन 3 है उसके अंदर 400K का स्पेस है, जिसके अंदर प्रोसेस जो पड़ा है वो कितना है, 300K का। तो इस तरीके से हमने एक फिक्स्ड पार्टीशन बना दिया हर प्रोसेस के लिए, कि हर प्रोसेस के पास अपना अपना पार्टीशन पड़ा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिमिल्टेनियसली सारे प्रोसेसेस को इकट्ठा ही देखता है। जैसे सिंगल पार्टीशन में क्या हो रहा था कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन फिक्स्ड पार्टीशन के अंदर हमने क्या किया, मल्टीपल पार्टीशन में एक से ज़्यादा प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट करवाने थे। तो क्या किया उसने, मेमोरी को ऐसे फिक्स्ड पार्ट्स में डिवाइड करवा दिया और हर पार्ट में एक एक प्रोसेस डलवा दिया। ठीक है, तो इसको हमने स्टैटिक क्यों बोला, क्योंकि हमने पहले से ही इनमें क्या कर दिया है, सबका एरिया जो है वो फिक्स करवा दिया है। ठीक, और मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो एरिया आपको शो किया जा रहा है डायग्राम में, ये हमारा क्या है, अनयूज्ड एरिया है। अनयूज्ड एरिया भी बोल सकते हैं आप इसको, या फिर आप इसे क्या कहते हैं, वेस्ट एरिया भी बोल सकते हैं, राइट। तो देखिए इस तरीके के जब ऐसा कुछ होता है, जब हमारे प्रोसेस के अंदर कोई स्पेस वेस्ट जा रहा है, जैसे प्रोसेस ए में भी 50 तक का स्पेस हमारा वेस्ट गया। सेम एज इट इज़ प्रोसेस बी जो था वो 300K का पार्टीशन था, लेकिन उसको सिर्फ 200K ही चाहिए थे, यानी कि ये 100 तक का इसने भी स्पेस वेस्ट किया। बिल्कुल ऐसे ही हमारा प्रोसेस सी था, उसके पास 400 तक का स्पेस था, लेकिन उसने 300 तक का ही काम करना था, तो 100 तक का स्पेस यहाँ पे भी वेस्ट हुआ। तो जब एक प्रोसेस के अंदर स्पेस वेस्टेज होती है तो उस चीज़ को हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो होती है हमारी,
उसका मतलब क्या होता है, जब आपके प्रोसेस के अंदर स्पेस वेस्ट हो रहा है तो उस चीज़ को हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का नाम देते हैं। ठीक, तो इस तरीके का जो सिस्टम होता है हमारा, ये कहाँ पे यूज़ होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। यानी कि ये कहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जनरली, ये बैच सिस्टम्स में यूज़ होता है, क्योंकि बैच सिस्टम्स में आपको पहले से पता होता है कि किस प्रोसेस को कितना स्पेस चाहिए होगा मेमोरी का, राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें लेकिन एक लिमिटेशन थी इसकी, क्योंकि इसमें स्पेस वेस्ट हो रहा है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो रही है, स्पेस बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। इस जो वेस्ट स्पेस है इसके अंदर आप कोई नया प्रोसेस भी नहीं डाल सकते हो, क्योंकि ये एक प्रोसेस के अंदर वेस्टेज हुई है। तो इस तरीके वेरिएबल साइज पार्टीशन जो थी वो इसकी लिमिटेशन को रोकने के लिए यूज़ किया गया, जो था वेरिएबल साइज पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन, और इसको आप डायनामिक भी बोल सकते हैं। यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है, डायनामिक एलोकेशन। डायनामिक है, इसका मतलब जब आपका प्रोसेस लोड होगा उस टाइम पे आप प्रोसेस को क्या करोगे, स्पेस एलोकेट करवाओगे, एग्जैक्ट उतना ही स्पेस प्रोसेस को मिलेगा जितना उसको रिक्वायरमेंट है। जैसे कि अब देखिए, आपने पहले पढ़ा था कि प्रोसेस ए को टोटल स्पेस कितना चाहिए था, प्रोसेस ए को चाहिए था 150K का स्पेस, राइट। प्रोसेस ए को हमारा कितना चाहिए था, 150K का, जैसे हम पिछले डायग्राम में पढ़ के आए हैं। प्रोसेस बी को चाहिए था टोटल 200 तक का स्पेस, और जो हमारा प्रोसेस सी था उसे चाहिए था 300 तक का स्पेस, राइट। तो इस टाइम पे वो क्या करेगा, वो मैच करेगा जितना प्रोसेस का स्पेस है और मेमोरी का स्पेस जितना उसे चाहिए होगा, उन सब को, प्रोसेस के साइज़ को और मेमोरी के स्पेस को वो क्या करेगा, मैच करेगा। लोड टाइम पे जब एक प्रोसेस लोड हो रहा होगा तब ये चीज़ चेक की जाएगी। जैसे अब देखिए, 0 से 100 तक का ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लेके बैठा है स्पेस, उसके बाद प्रोसेसेस की बारी। प्रोसेस ए को सिर्फ 150K तक चाहिए था, तो 100 में जब 150 ऐड हुए 250 तक का ही स्पेस उसने लिया, कोई वेस्टेज नहीं हुई। प्रोसेस बी जो था उसने भी 200 तक का उसको स्पेस चाहिए था, उसे 200 मिला, 450 तक उसका काम कंप्लीट हो गया, कोई वेस्टेज नहीं हुई। प्रोसेस सी को 300 तक का काम स्पेस चाहिए था, 300 का ही मिला उसको। यानी कि प्रोसेस का जो स्पेस है, जो साइज़ है, उसे किससे मैच किया गया, मेमोरी के स्पेस से, ताकि कोई भी वेस्टेज स्पेस की ना हो। तो इस तरीके से हमारे पास एक जगह पे अवेलेबल स्पेस हमें मिल गया, राइट। तो उस जो पार्ट की लिमिटेशन थी उसको ओवरकम करने के लिए हमने ये वेरिएबल साइज पार्टीशन बनाया। ये तब तक प्रोसेस जो है कंसेक्यूटिव ऑर्डर में चलते रहते हैं जब तक कि हमारी मेन मेमोरी पूरी फिल ना हो जाए, या फिर जो स्पेस बचा है वो इतना कम है कि उसमें कोई नया प्रोसेस अभी एकोमोडेट नहीं हो सकता है, राइट। ठीक है, तो इस तरीके के पार्टीशन को हम डायनामिक एलोकेशन बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक और टॉपिक यहाँ पे कवर कर लेते हैं हम, कॉम्पैक्शन का। अब देखिए, ये कॉम्पैक्शन का टॉपिक क्यों आया, जैसे सपोज कीजिए अभी अपने वेरिएबल साइज ही पार्टीशन किया है, जैसे अभी हम पढ़ के आए वेरिएबल साइज के पार्टीशन के अंदर, कि हमने यहाँ पे क्या किया कि हमारे पास 3 प्रोसेसेस पड़े थे और कुछ हमारे पास कम से कम यहाँ पे कुछ स्पेस था जो कि फ्री पड़ा था, राइट। तो इस फ्री स्पेस के अंदर हमने क्या किया, हमारे इस जो नया प्रोसेस था वो इस फ्री स्पेस में अभी नहीं आ सकता है। सपोज कीजिए कि कुछ टाइम के बाद मेरा जो प्रोसेस बी है वो फिनिश हो गया, तो प्रोसेस बी जैसे ही फिनिश हुआ, टर्मिनेट हुआ, उसने अपना स्पेस तो छोड़ दिया होगा, राइट ना। यहाँ पे उसने अपना स्पेस छोड़ दिया। तो अब देखिए, जो प्रोसेस ए था और प्रोसेस सी था उसके बीच में एक थोड़ा सा फ्री स्पेस पड़ा है, और प्रोसेस सी के बाद भी एक फ्री स्पेस यहाँ पे हमारे पास पड़ा है, राइट। देखिए, यहाँ पे हमारे पास कुछ 100 तक का स्पेस पड़ा है, सॉरी 200 तक का स्पेस पड़ा है, और यहाँ पे हमारे पास 250 का स्पेस पड़ा है, राइट। तो टोटल हमारे पास 450 स्पेस पड़ा है। अब सपोज कीजिए कि मेरे पास जो मुझे जो नया प्रोसेस जो था वो एग्जीक्यूट करवाना है अभी इस टाइम पे, इस सिचुएशन में मुझे अगर एक ऐसा प्रोसेस एग्जीक्यूट करवाना है, मेमोरी में लेके आना है, जिसका जो, तो जो नया प्रोसेस यहाँ पे आया, सपोज कीजिए कि उसका स्पेस जो है वो 300 तक का है। अब देखिए, 300 का स्पेस अवेलेबल तो मेरे पास 450 स्पेस है। अब देखिए, यहाँ पे भी मेरे पास 200 का स्पेस अवेलेबल है, यहाँ इस पोजीशन पे भी 250 का स्पेस अवेलेबल है। टोटल मेरे पास 450 का स्पेस अवेलेबल है इस टाइम पे। और जो मेरा प्रोसेस सी है, जो मैं नया प्रोसेस यहाँ पे लाना चाहती हूँ, वो 300 तक का है, राइट। अब वो
वैसे देखा जाए तो ओवरऑल मेमोरी में इतना स्पेस है कि वो नया प्रोसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकता है, लेकिन वो करें कहाँ पे? यहाँ पे वो आ नहीं सकता है क्योंकि ये 200 तक का है, और यहाँ पे भी नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पे 250 तक का स्पेस है। और हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम कॉन्टिजियस स्टोरेज के बारे में पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए कि एक प्रोसेस एक पूरे कॉन्टिजियस एरिया को ही लेगा। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करें? देखिए, अवेलेबल स्पेस तो बहुत है, लेकिन प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। तो इस केस में जो हमारा कंसेप्ट आता है वो होता है कॉम्पैक्शन। जो ये प्रॉब्लम होती है ना फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम का नाम दिया जाता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नाम दिया जाता है इस प्रॉब्लम को क्योंकि इसके अंदर कोई नया प्रोसेस तब तक नहीं आ सकता है जब तक आपके पास पूरा अवेलेबल स्पेस ना हो। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट करने के लिए हम जिस मेथड का यूज़ करते हैं उसको हम कॉम्पैक्शन बोलते हैं। कॉम्पैक्शन से हमारा मतलब होता है कि हम क्या करेंगे, प्रोसेसेस जो होंगे या तो उन्हें अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक साथ मूव करवा देते हैं, ताकि जो फ्री स्पेस है उसे आप कंबाइन कर सको। अब देखिए, यहाँ पे जब आपने फ्री स्पेस को कंबाइन किया है फ्रेंड्स, तो देखिए आपको कैसे पूरा 450 तक का स्पेस मिल गया। अब यहाँ पे ईजिली आप अपने नए प्रोसेस को, यानी कि सपोज कीजिए ये प्रोसेस डी नाम था, सॉरी, तो इस प्रोसेस डी को आप इजीली इसके अंदर, अब 300 तक का चाहिए था आपको स्पेस लेकिन 450 पड़ा है, तो आप इजीली अपना नया प्रोसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा सकते हो। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को आप एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बोलते हो। फ्रेंड्स, ध्यान ध्यान दीजिए कि आपके एग्जाम में ये चीज़ ज़रूर पूछी जाती है कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तब होती है जब आपके प्रोसेस के अंदर ही स्पेस खाली रह जाता है जिसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो हमारी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है। जबकि जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है वो क्या होती है, जब आपके प्रोसेस जो थे वो बाय चांस ऐसे कीजिए कि होल्स बन गए आपके मेमोरी के अंदर और आप उन होल्स को यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको कंप्रेस करने के लिए जिस मेथड, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को दूर करने के लिए जिस मेथड का यूज़ करते हो उसको आप कॉम्पैक्शन बोलते हैं। अब देखिए, माइंड में ये क्वेश्चन भी आता है कि ये कॉम्पैक्शन का डिसीजन कब लिया जाए, हम कब डिसाइड करें कि हमें मेमोरी के अंदर कॉम्पैक्शन लानी है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो मेमोरी के अंदर कॉम्पैक्शन होती है उसका जो डिसीजन होता है वो कुछ बातों पे बेस्ड होता है। एज सून एज एनी प्रोसेस टर्मिनेट, जैसे ही जितना जल्दी आपका कोई प्रोसेस टर्मिनेट हुआ है, एज सून आप उतनी ही जल्दी कोशिश कीजिए कि आप कॉम्पैक्शन कर लीजिए, ताकि आपका जो फ्री स्पेस है, जो होल्स बन गए हैं मेमोरी के अंदर, वो ना रहें। ठीक है, और आपके पास इतनी अवेलेबल मेमोरी हो कि कोई भी नया प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सके। व्हेन ए न्यू प्रोसेस कैन नॉट लोड ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन, या फिर दूसरा केस तब हो सकता है जब आप ये देखिए कि आपके मेमोरी में स्पेस तो शो हो रहा है लेकिन आप क्या कहते हैं, नए प्रोसेस को लोड ही नहीं करवा पा रहे हो, तो उस प्रॉब्लम को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। उस केस में भी आप जितना जल्दी हो सके कॉम्पैक्शन का मेथड लगा दीजिए। या फिर कुछ यूज़र क्या करते हैं, एक फिक्स्ड इंटरवल सेट कर देते हैं कि हाँ, मुझे इतने टाइम के बाद अपनी मेमोरी को कॉम्पैक्ट करना ही है, राइट। या फिर व्हेन द यूज़र डिसाइड टू, और एक लास्ट ऑप्शन ये होता है कि जब भी यूज़र को ऐसा लगे कि अब उसे कॉम्पैक्शन की नीड है तो वो कॉम्पैक्शन मेथड को लगा सकता है अपनी मेमोरी में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा कि आप किस तरीके से कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन करवा सकते हैं अपने सिस्टम में। देखिए, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारी वीडियो का मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स का, वो है नॉन कॉन्टिन्यूअस एलोकेशन। तो ये जो नॉन कॉन्टिन्यूअस एलोकेशन है फ्रेंड्स हमारी, इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको टॉपिक क्लियर होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।